जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। SU-57 को लेकर रशिया बार बार भारत को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर रशिया साफ तौर पर कह रहा है कि अगर भारत SU-57E को HAL के नासिक प्लांट में बनाता है, जहाँ पर सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन लाइन है, तो वहां पर दोस्तों भारत इस फाइटर जेट के 14 यूनिटें हर साल तैयार कर सकता है। रशिया की रोस्टेक ने यह भी कहा है कि यहाँ पर जो SU-57E है उसके छोटे डायमेंशंस है SU-30 MKI के मुकाबले, और नासिक में मौजूद जो टूलिंग और मशीनरी है उसी के इस्तेमाल से SU-57E का उत्पादन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर रोस्टेक ने दोस्तों SU-57 की सुखोई 30 MKI की डायमेंशंस के साथ एक कंपैरिजन भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुखोई 30 MKI करीबन 8.76% SU-57E से बड़ा है। मतलब साफ है कि SU-57E जो है वो SU-30 MKI से लगभग 10.40% छोटा है। ऐसे में इस छोटे डायमेंशन की वजह से SU-57 की अधिक यूनिटें नासिक फैसिलिटी में तैयार की जा सकती है। ऐसे में रशिया की रोस्टेक कह रही है कि नासिक फैसिलिटी में बिना किसी बड़े बदलाव के SU-57E का प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है, जिससे कि भारत को भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये तो भारत को सोचना है कि भारत ने SU-57E को सिलेक्ट करना है या नहीं। अगर करता है तो फिर यही एक रास्ता होगा जिसके जरिए SU-57E को भारत में बनाया जा सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ DRDO रैमजेट प्रोजेक्टाइल को तैयार कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सस्ता विकल्प होगा भारतीय आर्टिलरीज के लिए। इसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक बताई जा रही है, और इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि भारत इसे न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है, बल्कि इनका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी कर सकता है। DRDO के द्वारा बनाया गया 155 mm रैमजेट प्रोजेक्टाइल रैमजेट प्रपल्जन का फायदा उठाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आमतौर पर मिसाइलों में देखी जाती है, और रैमजेट वेरिएंट दोस्तों एक एयर ब्रीथिंग इंजन का इस्तेमाल करता है जो कि फ्लाइट के बीच में यानी कि उड़ान के बीच में एक्टिव हो जाता है, और कंबंशन को बनाए रखने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खींचकर रैमजेट प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी और रेंज प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों भारतीय आर्टिलरी जैसे कि ATAGS और धनुष में भी किया जा सकता है, जिसके जरिए भारत लंबी दूरी से दुश्मनों पर गहराई से हमला कर सकता है, उनकी कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक हब और जो उनकी फोर्टिफिकेशन है उन्हें भी खत्म कर सकता है। फिलहाल तो अभी 155 mm रैमजेट प्रोजेक्टाइल का डेवलपमेंट चल रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी भी इसके प्रोडक्शन के लिए कुछ सालों का वक्त लग सकता है। हालांकि अभी भी इस प्रोग्राम को लेकर जो चैलेंजेस हैं यानी कि चुनौतियां हैं वो बनी हुई है। दरअसल रैमजेट प्रपल्जन के लिए अत्यधिक हीट और प्रेशर का सामना करने के लिए एडवांस मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत को एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाएगा और भारतीय आर्टिलरी को एक नई ताकत मिल जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपनी एक कटिंग एज लेजर बीम राइडर गाइडेड मिसाइल का अनावरण किया है, जिसका नाम प्रभा रखा गया है, और ये एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो प्रभा मिसाइल है वो एक स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वायरलेस ATGM सिस्टम है, जो कि सटीक टारगेटिंग के लिए एक प्रूवन मेथड के लिए लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि इस मिसाइल का डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चरों से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यह मिसाइल दोस्तों सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, और इसकी फ्लाइट टाइम की अगर बात की जाए तो ये केवल 18 सेकंड में अपने ऑपरेशनल रेंज में टारगेट को इंगेज कर सकती है। इसका वजन केवल 25 किलोग्राम का है, जो कि इसे काफी हल्का बनाता है और मैन पोर्टेबल और व्हीकल माउंटेड एप्लीकेशन के लिए इसे उपयुक्त बनाता है। प्रभा मिसाइल दोस्तों दुश्मनों के आर्मर्ड व्हीकल्स को खत्म कर सकती है। भारत की स्वदेशी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने एक एयरबॉर्न किलर ड्रोन मदरशिप तैयार किया है, जो कि छोटे ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। ये एक वीटोल प्लेटफॉर्म है, और मदरशिप के जरिए कई ड्रोन्स को लॉन्च किया जा सकता है, जो कि सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को खत्म कर सकते हैं। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट के लिए किया जाता है, जो कि काफी जोखिमों से भरा होता है। इसकी रेंज की बात की जाए तो वो 100 किलोमीटर से अधिक है, यानी कि ये ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में गहराई से एंटर कर सकते हैं। इनका एंड्योरेंस टाइम है 3 घंटे से ज्यादा का। इसके अलावा इनके जरिए ISR मिशंस भी किए जा सकते हैं। 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई से इसे ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे कि ये सिस्टम निगरानी और हमलों के लिए लगातार उन पर नजर बनाए रख सकता है। इसके अलावा ये किसी भी विपरीत वातावरण में काम करने में सक्षम है। एयरबॉर्न किलर ड्रोन सिस्टम की एक और खास विशेषता ये है कि ये जो जमीनी ऑपरेटर्स हैं हमारे, उन्हें भी लगातार लाइव वीडियो फीड दे सकता है, जिससे कि रियल टाइम की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमरे और एडवांस सेंसर्स लगाए गए हैं। ये सिस्टम लंबी दूरी पर विस्तृत यानी कि डिटेल्ड इमेजरी
और डेटा लगातार भेज सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद छोटे ऑटोनोमस ड्रोन ऑटोमेटिकली अपने प्री प्रोग्राम किए गए क्राइटेरिया या फिर मदरशिप से रियल टाइम के गाइडेंस के आधार पर अपने लक्ष्यों को एंगेज कर सकते हैं, उनसे भिड़ सकते हैं। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी ग्रिडबोट ने अपने कटाना ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का हाई एल्टीट्यूड पर सफल परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण दोस्तों नो कॉस्ट नो कमिटमेंट के आधार पर किए गए थे, जहां पर -20 डिग्री से कम तापमान में और 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस सिस्टम ने अपने आप को साबित कर दिखाया। कटाना ऑटोनोमस वेपन स्टेशन को सिचुएशनल अवेयरनेस और खतरों को बेअसर करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनोमस AI ऑपरेटेड सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। और ये जो कटाना है वो ऑटोनोमस रूप से खतरों को ट्रैक कर सकता है, इसके अलावा उन्हें बेअसर कर सकता है। और परीक्षण के दौरान इसने 400 मीटर के लक्ष्य पर अपना निशाना भी लगाया। इसके अलावा इसके जरिए रियल टाइम की ट्रैकिंग की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों ये जो कटाना है वो कई तरीके की भूमिकाएं निभा सकता है, खास करके ये ड्रोन्स को आसानी से मार गिराने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान इसने रियल टाइम में छोटे और तेज गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगाया और उन्हें बेअसर किया। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो कि उभरते हुए खतरों का मुकाबला करने में इस तरीके के सिस्टम की भूमिका को काफ़ी महत्व देती है। और एक बार ये किसी खतरे को पहचान लेता है तो फिर ऑटोनोमस रूप से ये उससे निपट सकता है। जिससे कई सारी विशेषताएं दोस्तों, ये एक साथ कई मल्टी टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 20 टारगेट्स ये एक साथ ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ये इंस्टेंट टारगेट लॉक कर सकता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर अपने टारगेट को ये लॉक करने में सक्षम है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सबसे खास जो ऑप्शन है वो है फायर पावर ऑप्शन। कटाना में सिंगल, ट्विन, क्वाड और ऑक्टा बैरल लॉन्चर सहित अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए भी कंपैटिबल है। इसका इस्तेमाल दोस्तों एंटी आर्मर ऑपरेशन के लिए भी किया जा सकता है। अब दोस्तों भारतीय वायुसेना ने धीरे धीरे रशिया की R-73 मिसाइल को ASRAAM से बदलना शुरू कर दिया है। भारत अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को और आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है, इसीलिए ASRAAM को लगाए जाने का जो निर्णय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ASRAAM को R-73 के मुकाबले एक बड़ी बढ़त भी हासिल है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स आधुनिक खतरों से निपट सकती है। और ये एक एडवांस क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, जहाँ पर R-73 की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है, तो ऐसे में ASRAAM की रेंज 50 किलोमीटर है। हालांकि ये बदलाव एकदम से नहीं किया गया है ASRAAM को लगाए जाने को लेकर, बल्कि इसे भारत धीरे धीरे कर रहा है। और भारतीय वायुसेना की तो प्लानिंग ये है कि जैसे जैसे ASRAAM मिसाइलें उन्हें उपलब्ध होती रहेंगी तो वो धीरे धीरे तेजस मार्क 1A से R-73 को हटा देंगे। दरअसल अब भारत में ASRAAM मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन भी तेजी से शुरू होने वाला है और इससे भारत की विदेशी आयात पर निर्भरता तो कम होगी, साथ ही भारत का जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम है वो भी मजबूत बनेगा। बाकायदा MBDA दोस्तों भारतीय फर्मों के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर इन मिसाइलों के निर्माण के लिए तैयार हो चुकी है, जिससे कि भारतीय वायुसेना को लगातार जो सप्लाई है वो मिलती रहे। और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी MBDA भारत को दे रहा है। ASRAAM का सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि इससे इसके लोकल प्रोडक्शन से लागत भी कम होगी और भारतीय कंपनियों को मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक जानकारी मिलने का अवसर भी मिलेगा, ताकि भारत भविष्य में अपने स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा एडवांस कर सके। वहीं दोस्तों अब यूरोपीय देश भारत से हथियार सिस्टम खरीदने के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं और ये चेंज तब आया है, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था, जब ट्रंप ने एक बड़ा रुख अपनाया है यूरोपीय देशों के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों यूरोपीय देशों को लगता है कि सिर्फ भारत ही एकमात्र ऑप्शन है जहां से उसे हथियार मिल सकते हैं, ताकि वो अमेरिका पर भी अपनी हथियार निर्भरता कम कर सके। यहाँ पर यूरोपीय देशों को पता चल चुका है कि भारत का जिस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन उनके लिए और साथ ही साथ एक विश्वसनीय सॉल्यूशंस भी उन्हें मिलेगा। और कई ऐसे कारक है दोस्तों जिनके जरिए भारतीय हथियारों को यूरोपीय यूनियन खरीदने के लिए काफ़ी उत्सुक है। जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावशीलता यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कि आकाश और ब्रह्मोस जैसे प्लेटफॉर्म को अगर आप देखें तो ये अमेरिकी या फिर यूरोपीय समकक्ष मिसाइलों की तुलना में काफ़ी सस्ती हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आकाश सिस्टम जिसकी कीमत लगभग $50 मिलियन पर बैटरी है, वो पैट्रियट सिस्टम की $1 बिलियन से अधिक की लागत से बहुत ही अलग है। हालांकि दोस्तों भारत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चैलेंजेस भी बने हुए हैं, क्योंकि अभी भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके लिए बुनियादी ढांचा मैच्योर हो रहा है। क्योंकि अभी दोस्तों वैश्विक हथियार मार्केट में देखा जाए तो अमेरिका और फ्रांस का दबदबा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर डिलीवरी करना भारत के लिए भी एक बड़ी टेंशन हो जाएगा। और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन की क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी यहाँ पर भारत को मेंटेन करना होगा।
दोस्तों उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक पाकिस्तानी खुफिया हैंडलर को क्लासिफाइड जानकारी लीक करने के आरोप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक कर्मचारी रविंद्र कुमार को अरेस्ट किया है। एटीएस के अधिकारियों के अनुसार ये शख्स फिरोजाबाद के हजरतपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक चार्जमैन के रूप में काम कर रहा था और नेहा शर्मा नाम की एक महिला को संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भेज रहा था। फेसबुक के जरिए इस आरोपी की इस लड़की से मुलाकात हुई है। उसके बाद ये हनी ट्रैप में फंस गया और इस तरीके से जानकारी लीक होने से दोस्तों हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये गंभीर चुनौती बन सकती है और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरीके के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए किस पर नज़र रखनी है किस पर नहीं ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की हर चीज़ डिटेल में जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी है या फिर कोई छोटा अधिकारी या फिर कर्मचारी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बांग्लादेश और भारत की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में एक साझा अभ्यास और गश्त शुरू किया है। बोंगो सागर 2025 नाम के इस अभ्यास में इंडियन नेवी की ओर से आईएनएस रणवीर और बांग्लादेशी नेवी की तरफ से बीएनएस अबू उबैदा ने भाग लिया है। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।